ये इंसान 2003 से लेकर 2009 के बीच करीबन 20 से भी ज़्यादा औरतों को पोटेशियम साइनाइड की गोली देकर जान ले लेता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन था ये सरफिरा और इतनी सारी कत्ल के पीछे उसका असली मकसद क्या था और कैसे पुलिस के हाथ लगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारी मोटिवेशन दे सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वॉशरूम में एक लाश जो एक लड़की की कर्नाटक के कस्बों में पता लगाया गया है। 2009 में अनीता नाम की एक लड़की एक गांव बारी मारू जो कि मैंगलोर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अपने घर से कुछ कैश, जेवरात और एक महंगा फ़ोन जो कि उसके भाई माधव ने उसे गिफ्ट दिया था, ये सारी चीज़ें लेकर अपने घर से भाग जाती है। तब अनीता की माँ खेतों में काम कर रही होती है और घर के बाकी सदस्य भी बाहर होते हैं। जो जेवरात अनीता लेकर भागी थी उसकी कीमत करीबन 2.7 लाख होती है। अनीता की ये गुमशुदगी कई सारी अफवाह को भी जन्म देती है। अनीता की मां कुसुम उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। शुरुआत में ये केस लव जिहाद का लग रहा था, लेकिन आगे जो पुलिस के सामने फैक्ट्स आने वाले थे वो पुलिस और जनता दोनों के होश उड़ाने वाले थे। इस केस में दंगे होने के बहुत चांसेस थे क्योंकि बात रिलीजन पे आ रही थी। ये मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया और काम पे लगाया। ये केस की इन्वेस्टिगेशन तब के सर्कल इंस्पेक्टर नांजुंडी गौड़ा और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चंद्रगुप्ता कर रहे थे। पुलिस के पास कोई लीड नहीं था तो बस अनीता का फ़ोन नंबर। तो पुलिस ने अनीता का कॉल डिटेल्स निकाला। कॉल डिटेल से पाया गया एक नंबर जिससे अनीता रोज़ाना घंटों बात किया करती थी। जब पुलिस ने ये नंबर का पता लगाया तो पाया कि ये नंबर किसी श्रीधर का है जो कि मडिकेरी का रहने वाला है। जब पुलिस पते पे पहुंची और श्रीधर से बात की और जो श्रीधर ने पुलिस को बताया, इससे बहुत सारी राज और उलझन सुलझने वाले थे। श्रीधर ने बताया सिम तो उसके नाम पे थी, लेकिन वो नंबर उसकी बहन कावेरी यूज़ करती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कावेरी भी गायब थी, लाइक सी वॉज ऑल्सो मिसिंग। क्या ये इत्तेफाक है? आगे पता लगेगा आपको। पुलिस के लिए कहानी शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन आगे और भी कई सारे राज खुलने बाकी थे। कावेरी 17 मार्च 2009 से गायब थी। पुलिस की अगली स्टेप सेम अनीता वाले केस जैसे ही था। कावेरी का सीडीआर निकाला गया और उसके सीडीआर में भी एक नंबर ऐसा पाया गया जिसमें कावेरी की घंटों बात होती थी। पुलिस उस नंबर के मालिक को तलाशते हुए पुष्पा वासुकोडा के यहाँ पहुंची और इस बार भी सेम केस, सी वॉज ऑल्सो मिसिंग। पुष्पा करीबन 1 साल यानी कि 2008 से गायब थी और पुष्पा के कॉल डिटेल पुलिस को विनुता पिजिन जो कि पुटूर की रहने वाली थी वहाँ लेके जाती है। गेस इस बार भी क्या होगा? इस बार भी सेम केस, सी वॉज ऑल्सो मिसिंग। ऐसे करते करते बहुत बड़ी लिस्ट सामने आती है औरतों की जो कि एक दूसरे से किसी भी एंगल से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी घंटों बातें होती थी इन लोगों में। आखिर माजरा क्या था, क्या हो रहा था? इस दौरान पहले पुलिस को लगा कि वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को बर्स्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ खेल कुछ और ही था। यहाँ विक्टिम का फ़ोन यूज़ किया जा रहा था दूसरे होने वाले विक्टिम से कांटेक्ट करने के लिए। इसी बीच हसन पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जिसके मुंह से फ्रॉथ निकल रहा था। ये बॉडी एक इंटरसिटी बस स्टैंड के टॉयलेट में पाया गया था। टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होती है अनीता के रूप में, जिसकी बात मैंने सबसे पहले की थी। लेकिन अनीता कैसे अपने घर से 120 किलोमीटर दूर मृत पाई गई और क्या हुआ था उसके साथ? दरअसल अनीता की बॉडी मिसिंग होने के एक दिन बाद ही पाया गया था, लेकिन मिसिंग रिपोर्ट मैंगलोर में दर्ज कराया गया था और बॉडी मिली थी हसन में। तो दोनों जगह को पुलिस को कोई आइडिया नहीं था। जब अनीता की बॉडी पाई गई तब अनीता वेडिंग ड्रेस में थी, लाइक लाल साड़ी पहन के और फुल मेकअप के साथ, लेकिन उसके पूरे बॉडी पे एक भी ज्वेलरीज नहीं थे। कावेरी जिसको अनीता के फ़ोन से ढूंढा गया था उसकी बॉडी मैसूर के एक टॉयलेट में पाई जाती है, सेम कंडीशन में, शादी के जोड़े में, बिना किसी ज्वेलरी के, वो भी अपने घर से बहुत दूर। छानबीन करने के बाद मिसिंग पर्सन की गिनती बढ़ने लगी। 2004 में 1, 2005 में 3, 2007 में 3, 2008 में 4 और 2009 में 9। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे तो आपको लग रहा होगा कि सारी लड़कियों में कोई ना कोई लिंक होगा, लेकिन देखा जाए तो ये थोड़ा भी सस्पिशियस नहीं था क्योंकि सारी बॉडीज़ इंडिया के अलग अलग कोने में पाए गए थे। पुलिस फ़ोटो रिलीज़ करती थी न्यूज़पेपर में, कभी वो फ़ोटो इन्फॉर्मेशन उनके घर तक पहुंचती ही नहीं थी और पुलिस को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता था। पोस्टमार्टम रिवील करता है पॉइजनिंग की वजह से
डेथ हुई थी। पुलिस इन सब केसेस को अननेचुरल या सुसाइड डेथ बताकर फाइल बंद कर देती थी। ये सारी 20 औरत शादी के जोड़े में पाए गए थे बिना किसी ज्वेलरी के। पुलिस ने ये केस नॉर्मल मिसिंग केस से शुरू किया, फिर बाद में उनको लगा कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। लेकिन अब इतनी सारी बॉडीज़ मिलने के बाद पुलिस ने ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट कर दिया, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि ये सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है, उससे भी ज़्यादा कुछ खिचड़ी पक रहा था। विक्टिम से कॉल रिकॉर्ड ये दर्शा रहे थे कि कातिल बहुत ही चालाकी से अपने ही विक्टिम का फ़ोन यूज़ कर रहा था अपनी दूसरी विक्टिम ढूंढने के लिए। जब पुलिस ने सारी औरतों का फ़ोन का कॉमन लोकेशन चेक किया, यानी एक ऐसा लोकेशन जहां इन सभी का फ़ोन कभी न कभी एक्टिव था, तब एक मैंगलोर के गांव का नाम सामने आया, डेराले कट्टी। पुलिस अब प्रोस्टिट्यूशन वाला एंगल खंगालने लगी। जब पुलिस वो गांव पहुंचता है तब अनीता का फ़ोन एक छोटे बच्चे धनुष के हाथ में पाया जाता है, लेकिन वो बच्चा बताता है ये फ़ोन उसके अंकल ने दिया है। वह ये भी बताता है कि उसका अंकल एक स्कूल में पीटी टीचर है और उनको लोग मोहन कुमार के नाम से जानते हैं। इसके बाद पुलिस मोहन कुमार को हनी ट्रैप में फंसाता है। सुमित्रा नाम की एक औरत जो उसी गांव की रहने वाली थी, वो सामने आती है और पुलिस को बताती है कि मोहन उसको भी अप्रोच किया था, ये बताकर कि वो प्लांटेशन सुपरवाइज़र है। पुलिस सुमित्रा की मदद से मोहन को अपने जाल में फंसा लेती है और तब पकड़ा जाता है एक नोटोरियस सीरियल किलर ऑफ इंडिया, मोहन कुमार उर्फ सियानाइड मोहन। सच्चाई हमेशा कड़वी, दर्दनाक और डरावनी होती है। मोहन के पकड़े जाने के बाद जो मोहन ने बताया वो पुलिस के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थे। उसने बताया उसने करीबन 32 से भी ज़्यादा औरतों की जान ली है, हालांकि इनमें से सिर्फ 20 ही आइडेंटिफाई हो पाए। मोहन ने बताया वो कैसे घंटों इंतज़ार करता था बस स्टैंड पे अपने विक्टिम के लिए। वो लड़कियों से बातचीत शुरू करता था, ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई लड़की उसमें इंटरेस्टेड है, और ये बातचीत दोस्ती में बदलता और दोस्ती झूठी प्यार में, और ये झूठी प्यार मैरिज प्रपोजल में। मोहन उन औरतों को घर से भागने के लिए बोलता, ये रीज़न देके कि कास्ट सेम नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे एट्सेट्रा। जब लड़कियां भाग के आ जाती तब वो उस दिन होटल ले जाता, ये कहकर कि वो लोग कल ही शादी कर लेंगे। उस रात को वो उससे फिजिकल रिलेशन बनाता। अगले दिन जब मंदिर जाने के लिए रास्ते में होता तभी एक बस स्टॉप पे उतर के उन औरतों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसमें सियानाइड मिला होता था वो देता था और बोलता था टॉयलेट में जाकर इसे ले लेने और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेने। फिर इसके बाद मोहन वापस लौट जाता और सारे कैश और गहने लेकर फ़रार हो जाता। तो दोस्तों, ये थी कहानी सियानाइड मोहन की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए एक और थ्रिलिंग एपिसोड के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।